हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये ट्रांजैक्शंस हमारी देखी थी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज किस किस तरह से होती हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री करने के बाद बेटा इसके बाद अगला स्टेप हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें हम रियलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट ओवरऑल वर्क करते हैं, जो हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बेटा जब आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखो ना, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को देखनी है वो है बैलेंस शीट। और उस बैलेंस शीट को आपको पूरी तरह से कॉपी करना है अपने वेरियस अकाउंट्स के अंदर, जो कि हम रियलाइजेशन के टाइम पे प्रिपेयर करते हैं। बिजनेस को बेचने के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं भाई? एसेट साइड, पहले बैलेंस शीट के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर हमारा होता है एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। अब मैंने बेटा हर एसेट्स का नेम नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं हर एसेट्स का नेम राइटिंग करने लगूंगा। फिक्स्ड एसेट्स मतलब हर एसेट्स आ गई, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, सब आ गया भाई। कैश होता है, बैंक होता है, इनको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है रेड कलर के अंदर, ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा पड़ती है, कैश और बैंक को। डेटर्स, और इस पर प्रोविजन पे भी वेटेज दिया है बेटा, इन टर्म्स को ध्यान दीजिएगा। करंट एसेट्स के भी नेम नहीं लिखे मैंने, जितने भी करंट एसेट्स हैं सबके नेम लिख दो। अब करंट एसेट्स डेटर भी होते हैं, कैश और बैंक भी होता है, लेकिन बेटा मैं रीजन बता चुका हूं कि इन वैल्यूज को थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिया। पी एंड एल, पी एंड एल का बेटा डेबिट बैलेंस जो होता है, लॉस जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो भी हमें एसेट साइड में ही गिवन होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, या फिर बेटा जो दूसरा नेम आप लोग क्वेश्चंस के अंदर अक्सर पढ़ते हो, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, ये टर्म भी आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर गिवन मिलती हैं। इसके अलावा बेटा बैलेंस शीट में आज तक आपको कभी कुछ नहीं मिला, और ना ही इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सारी आइटम्स होती हैं बेटा जो आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट को आपको कॉपी करना आना चाहिए, एसेट्स को भी लाइबिलिटी को भी। किन अकाउंट्स के अंदर आपको कॉपी करना है बेटा? इस चैप्टर के अंदर आप वेरियस ये अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। नंबर वन, सबसे पहला अकाउंट आप लोग प्रिपेयर करते हो रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पर हम एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटी को पे करने का काम करेंगे। एसेट्स को बेचेंगे और लाइबिलिटीज को पे करेंगे। सेकंड वन बेटा हम लोग इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं पार्टनर का लोन अकाउंट। लोन अकाउंट इसके अंदर एक प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर का लोन, ठीक है। एक आप लोग इसके अंदर प्रिपेयर करते हो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की वर्किंग कैसे की जाएगी। और लास्ट आप लोग प्रिपेयर करते हो कैश का या फिर बैंक का अकाउंट, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा? ये 4 अकाउंट होते हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ ये बताया कि बैलेंस शीट में एसेट साइड को रीडिंग कैसे करना है। अभी इनमें से इनकी पोस्टिंग कैसे की जाती है बेटा, इनके रिगार्डिंग भी हम लोग आगे अपने वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए, इसके अंदर आप लोग आगे चेक करोगे इनकी पोस्टिंग इन चारों लेजर्स के अंदर कैसे की जाती है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड के अंदर भी हमारी वेरियस आइटम्स होती हैं। कौन कौन सी? सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब इसमें क्रेडिटर भी आ गए, बैंक लोन भी आ गया बेटा, मैंने एक एक पॉइंट को अलग अलग नहीं लिखा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ गया। एक चीज होती है रिजर्व, जनरल रिजर्व भी आ गया, रिजर्व फंड भी आ गया, कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी आ गया। तो पी एंड एल तो ये पहले भी आया था, लेकिन बेटा आप लोगों को ये डिफरेंस अभी पता है कि ये पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है। वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बेटा इन दोनों को स्पेशल रिजर्व का नाम दिया जाता है। और ये जो स्पेशल रिजर्व होते हैं ना भाई, ये ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा स्पेशल डिमांड करते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान हम लोग ज्यादा देंगे। पार्टनर का लोन अकाउंट, जो पार्टनर ने हमारी फर्म को लोन दिया था उसके लिए अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर के कई बार फैमिली मेंबर्स भी लोन वगैरह दे देते हैं, तो उसकी वाइफ ने लोन दे दिया, ब्रदर ने लोन दे दिया, बेटा इन दोनों टर्म्स को स्पेशली ध्यान दीजिएगा। ये जो पार्टनर का लोन अकाउंट है ना, बिजनेस के अंदर हम 3 पार्टीज बोलते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी तो बिजनेस खुद होता है, सेकंड पार्टी हम बिजनेस मैन को बोलते हैं, और थर्ड पार्टी हम लोग बाकी जितने भी अदर पर्सन हैं उनको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो मेंबर का लोन बेटा बेसिकली थर्ड पार्टी है।
और पार्टनर का लोन तो पार्टनर का लोन ही है, तो सेकंड पार्टी है। तो इसके लिए पार्टनर के लोन का ट्रीटमेंट अलग होता है, और फैमिली मेंबर का लोन हो तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है बेटा। और पार्टनर्स की कैपिटल लाइबिलिटी साइड में बेटा, आज तक आपको कभी भी इन आइटम्स के अलावा जो मैंने आपकी स्क्रीन पे शो करी है बेटा, इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा कभी भी। और अगर आपको इनमें से एक एक का ट्रीटमेंट करना आ गया तो बेटा चैप्टर कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे बेटा, इन पॉइंट्स को हम लोग आगे चेक करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, तो ये बेटा ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर लोन अकाउंट बनता है, कैश या बैंक अकाउंट बनता है। ये अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। अब जैसा कि मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा था कि ये चार अकाउंट हैं और वो सारी आइटम्स हैं, एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटी को पे करना, ये सारा काम तो हम करते हैं रियलाइजेशन में। लोन को कैसे सेटल करना है ये हम लोग इस अकाउंट में, कैपिटल को कैसे सेटल करना है वो हम इस अकाउंट में, और कैश और बैंक बैलेंस, क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहे हो आप, बिजनेस को बेच रहे हो, लाइबिलिटीज को पे कर रहे हो, तो पैसा बहुत सारा आ रहा है जा रहा है ना, उस सारे को हम लोग सेटल करने का काम करते हैं कैश या फिर बैंक अकाउंट में। तो हमारे कुल मिलाकर इसमें ये चार अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में हमारा आंसर टैली हो जाता है, क्योंकि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में रिसिट साइड जो होती है वो इक्वल टू हमारी पेमेंट साइड के इक्वलेंट होनी चाहिए, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वलेंट होना चाहिए। इट मींस हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चे ध्यान देते हैं कि ये अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके रिगार्डिंग ये हमारे वेरियस पॉइंट्स हैं। एसेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट कैसे होता है, रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होता है, स्पेशल रिजर्व WCR का ट्रीटमेंट कैसे होता है, IFR का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, और लेजर की बैलेंसिंग कैसे होती है। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हमारे ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के आगे वीडियो में आ लीजिएगा कि एसेट्स का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। तो एसेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा बेटा, ध्यान देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स के ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले बेटा, सबसे पहली लाइन बेटा बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, जितनी भी एसेट्स जिस वैल्यू पर आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही है ना, उनको रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिख दो। क्यों, क्योंकि सबको बेचना है भाई, उनको एक एक करके, उनको नंबर वाइज उनका नाम लिखकर प्रॉपर, और एक एक करके उनकी जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, उसको बस डेबिट साइड में लिख दो। लेकिन बेटा ये कुछ चीजों को एक्सेप्शन में भी ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट में हमने क्या मेंशन किया है, आपको कैश को नहीं लिखना रियलाइजेशन में, क्योंकि उसको क्या रियलाइज करोगे भाई, वो तो ऑलरेडी कैश ही है, बैंक भी इक्वलेंट टू कैश ही माना जाता है। P&L, ये कोई एसेट्स भी नहीं होती, फिक्टिशियस है बेटा, लॉसेज हैं ये। एडवर्टाइजिंग सस्पेंस भी एक लॉस ही है। तो बेटा ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखिए, एसेट साइड का ट्रीटमेंट खत्म, लिख दिया आपने, बैलेंस शीट को कॉपी कर दिया आपने रियलाइजेशन में। ठीक है, अब बैलेंस शीट से एसेट्स को रियलाइजेशन में कॉपी आपने क्यों किया, क्योंकि आपने उनको बेचना है। अब इनको बेचेंगे तो भाई क्या होगा, पैसा आएगा। ठीक है, अब इसके अलग अलग कई ऑप्शंस होते हैं एसेट्स को बेचने के लिए। एक तो आपने किसी बाहर के पर्सन को बेच दिया, एक कई बार क्या होता है, पार्टनर कहता है अरे ये एसेट तो बहुत अच्छी एसेट है, इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूं। तो कई बार कोई एसेट पार्टनर भी टेक ओवर कर लेते हैं। कई बार लोन के एडजस्टमेंट में हम पार्टनर को एक एसेट दे देते हैं, भाई भैया तुमने लोन दिया था फर्म को, बदले में तुम ये एसेट्स ले लो, आपका लोन सेटल कर दिया हमने। तो इस तरीके की बातें भी हो जाती हैं कई बार बिजनेस को बंद करने के रिलेशन में। या फिर एक और ऑप्शन भी होता है कि कई बार हमारे क्रेडिटर्स को एसेट्स पसंद आ जाती है तो वो भी ले जाते हैं। क्रेडिटर के अलावा बच्चे किसी को भी पसंद आएगी तो वो वाली बात तो आप अपने पहले पॉइंट के अंदर लिख ही चुके हो, एसेट्स को थर्ड पर्सन को सेल कर दिया जाता है। तो बेटा ये जो पहली लाइन हमने ये मेंशन की है ना, ये आपको कॉपी करके इसकी पोस्टिंग तो कहाँ लिखनी है, रियलाइजेशन के डेबिट में। क्योंकि ऐसा करके आप सारी एसेट्स को लेकर आते हो रियलाइजेशन में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई ये सारी एसेट्स हमारे पास बेचने के लिए अवेलेबल है, भाई हमने ये सारी एसेट्स को बेचना है।
कंफर्म। और उनमें फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, कैश को, बैंक को और इन दोनों लॉसेस को डेबिट साइड में मत लिखना रियलाइजेशन में। ठीक है। तो जब आप किसी एसेट्स को बेचोगे, फर्स्ट पॉइंट, सोल्ड करोगे, तो सोल्ड करने पे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रांसफर सेल्स वैल्यू ऑफ एसेट्स टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। उसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आप क्या करेंगे बच्चे? उसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में लिख देंगे। किस नाम से? बाय बैंक। जितने में वो एसेट बिकती जाएगी, बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक, सबको या सबका टोटल करके एक ही बार लिख देना बाय बैंक, जो ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्लियर? अगर आप एसेट्स किसी बाहर वाले पर्सन को बेच रहे हैं तो बेटा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड। बेटा फिर से पहली लाइन से कनेक्ट कर लो, एसेट्स की वैल्यू आई डेबिट में और सेल वैल्यू चली गई क्रेडिट में। अगर वो एसेट पार्टनर की तरफ से टेक ओवर कर ली जाए तो पार्टनर जिस प्राइस पर उसे टेक ओवर करेगा उसे हम बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। तो एग्रीड वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है। और कैसे दिखाना है? बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है। अब बाय बैंक नहीं लिखेंगे बेटा, जो हमने पिछले केस में लिखा ना वो बाय बैंक था। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे? उस पार्टनर का नेम जो उस एसेट्स को लेना चाहता है और जिस रेट पे लेना चाहता है, दोनों तरफ से मेंशन कर दिया जाएगा। एग्रीड वैल्यू, नॉट सेल वैल्यू। वो सेल वैल्यू से कम भी हो सकती है, मार्केट रेट से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। बुक वैल्यू से कम भी हो सकती है, बुक वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है। जो वैल्यू पर एग्रीड है, एग्रीड का मतलब होता है फर्म सेल करने को तैयार है और पार्टनर खरीदने को तैयार है। अगर हम लोन के केस में अगर एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में एग्रीड वैल्यू वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। और अगर वो एसेट्स किसी क्रेडिटर को दे दी गई है तो बेटा इसका मतलब हम क्रेडिटर को दे दी गई तो हमारे पास तो सेल करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते क्रेडिट साइड में। ठीक है। अगर क्रेडिटर्स टेक ओवर कर लें तो इसकी रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं की जाती। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन बेटा और ज्यादा बेटर आपको क्लियर हो जाएगा जब आप ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स के बाद ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारी एसेट्स का ट्रीटमेंट है बेटा, 4 पॉइंट होते हैं। अगर आप लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट भी देखना चाहते हैं बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। लाइबिलिटीज का वीडियो भी आप लोगों को इसी तरीके से जल्दी ही प्रिपेयर करके शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा बच्चे एक पॉइंट और भी हो सकता है इन चार के अलावा भी, अगर हमारे पास क्वेश्चंस में अगर कोई अननोन एसेट आ जाती है तो बेटा सबसे पहले तो बच्चों को ये डाउट होता है सर ये अननोन एसेट्स क्या वर्ड है, ये आप क्या मेंशन कर रहे हैं? तो बेटा अननोन एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? वो एसेट्स जो हमें बैलेंस शीट के अंदर नहीं गिवन, बैलेंस शीट में नहीं गिवन है, लेकिन जब हमने पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किया तो हमें पुरानी एसेट्स की कैटेगरी के अंदर, या यूं कहिए पुराना गोडाउन ओपन किया गया, उसमें कुछ कबाड़ में कोई एक एसेट ऐसी मिल गई जो मार्केट में बिक रही है। तो ऐसी एसेट जो हमें बैलेंस शीट में नहीं दी हुई होती, क्योंकि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बेटा हम सब कुछ बेचेंगे, वो एसेट भी हमें मिल गई और हमने उसको भी बेच दिया, तो अननोन एसेट थी, उसे बेचा जाए तो बेटा उसकी ये जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन लिखी है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में तो आप लिखोगे नहीं। इट मींस अननोन एसेट्स जो बैलेंस शीट में नहीं दी हुई थी उसे हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में तो पोस्टिंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं थी। लेकिन हमने बेचा तो उसको भी है, पैसे तो उसको भी मिले। तो जो भी उसका यहां से ट्रीटमेंट है, अगर आप उस अननोन एसेट को सेल करते हो तो अननोन एसेट को थर्ड पार्टी को बेचोगे तो बाय बैंक लिख देना बस। अगर पार्टनर टेक ओवर करे तो अननोन एसेट्स के लिए भी बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख देना। अगर अननोन एसेट लोन के एडजस्टमेंट्स के तौर पे दे दी गई तो पार्टनर का लोन अकाउंट लिख देना। और अगर अननोन एसेट भी क्रेडिटर्स को दी गई तो बेटा सेम वे, नो एंट्री, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसका रीजन बेटा आप लोगों को ज्यादा बेटर तब क्लियर होता है जब आप लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट भी
समझ लेंगे तो आपको उसका कंसेप्ट बेटा बिल्कुल वहां क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो एसेट्स की दो बातें और भी हैं बेटा। एसेट्स के लिए एक रूल ये भी है कि टेंजिबल है एसेट्स, तो उस केस में अगर आपको क्वेश्चन में सेल वैल्यू ना भी गिवन हो ना, तो बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है वही वैल्यू ही उन एसेट्स की सेल वैल्यू है। ठीक है। और अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उन सब के केस में अगर सेल वैल्यू गिवन है वेल एंड गुड, अगर सेल वैल्यू नहीं गिवन तो उसे जीरो माना जाएगा। बेटा ये रूल आप लोग ध्यान रखिए। एसेट्स का ट्रीटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट। तो बेटा लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट अगर बच्चे आप लोगों को नीड लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिए आपको वीडियो कैसा लगा, मेंशन करिएगा, तभी हम आपके लिए लाइबिलिटीज का वीडियो आगे क्रिएट करेंगे। ठीक है।